हेलो फ्रेंड्स, तो हम न्यूरो एनाटॉमी रफ़ी से कर रहे थे। कल हमने पहला लेक्चर पढ़ा था, तो आज हम आगे पढ़ते हैं। सेकंड लेक्चर है इन पार्शल थायरॉयडेक्टमी पोस्टीरियर थायरॉयडेक्टमी डन केयरफुली टू प्रिजर्व। तो जब पार्शल थायरॉयडेक्टमी हम लोग करते हैं तो पोस्टीरियर थायरॉयडेक्टमी जब हम कर रहे होंगे उस दौरान, तो उसमें हम लोग केयरफुली करते हैं। पोस्टीरियर थायरॉयडेक्टमी केयरफुली करते हैं ताकि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को प्रिजर्व कर सकें, क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड के प्रेजेंट होते हैं। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पासेस बिटवीन थायराइड एंड हाइड। अच्छा, इसमें सुपीरियर लैरिंजियल नर्व कहीं पे आया होगा, इंटरनल लैरिंजियल नर्व आया हुआ होगा कहीं पे, तो क्योंकि इंटरनल लैरिंजियल नर्व भी इसी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की ब्रांच है, तो ये दोनों हमारे पास हो रहे होंगे बिटवीन थायराइड एंड हाइड बोन। ये देखें, अभी आगे आया हुआ है सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी एंड इंटरनल लैरिंजियल नर्व। तो इंटरनल लैरिंजियल नर्व हो गया जो कि ब्रांच है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की, तो ये दोनों हो गए। साथ में इनके साथ एक आर्टरी होती है सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, तो ये चीज़ें पास कर रही होती हैं बिटवीन थायराइड एंड हाइड। नर्व सप्लाई ऑफ ट्रेकिया इज बाय रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो ट्रेकिया का जो नर्व सप्लाई होता है वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। आर मीन्स रिकरेंट लैरिंजियल, एल मीन्स लैरिंजियल नर्व। नर्व सप्लाई, अच्छा, 10 days आफ्टर थायरॉयडेक्टमी पेशेंट प्रेजेंटेड विद स्पाज्म। तो थायरॉयडेक्टमी के 10 days आफ्टर पेशेंट प्रेजेंट हुआ है विद स्पाज्म, मसल स्पाज्म के साथ। तो ये हमारे पास क्यों स्पाज्म, किस वजह से? टेटानी की वजह से, हाइपोकैल्सेमिक टेटानी की वजह से। तो टेटानी क्या होता है? जिसमें कैल्शियम जब कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे पास कार्पोपिडल स्पाज्म होता है। हमारे जो पाम्स हैं, रिस्ट है, वहाँ पर स्पाज्म होता है, तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, क्योंकि कैल्शियम की डिफिशिएंसी क्या काज करता है? नर्व्स को एक्साइट करता है, हाइपर एक्साइट करता है। तो हाइपोकैल्सीमिया हो क्यों रहा है? क्योंकि थायरॉयडेक्टमी जब हम करते हैं तो उसके साथ उसके बिहाइंड जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं वो भी हमारे पास, उनके भी अगर टोटल थायरॉयडेक्टमी करेंगे तो उसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड भी रिमूव हो जाते हैं। जब वो रिमूव हो जाते हैं तो पैराथायरॉयड हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या था? वो रेगुलेट कर रहा था ब्लड कैल्शियम लेवल को। तो फिर जब पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन नहीं होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, उसकी वजह से फिर टेटानी होती है। और तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से मतलब नर्व्स क्या होते हैं? हाइपर एक्साइट हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से क्या होता है? टेटानी होता है। अब हमारे पास एक्साइटेबिलिटी क्यों इंक्रीज़ होती है? कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से। ये मैंने बार बार आप लोगों को समझाया, पीछे भी समझाया था कि हमारे पास जो ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक नर्व है, मैं एक नर्व बना रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से, तो यहाँ पर इस नर्व के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्या? ये सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, ठीक है। इसके अराउंड इस तरह से पॉकेट होते हैं फॉर क्या? कैल्शियम के लिए। तो जब कैल्शियम नॉर्मली फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक कैल्शियम बाइंड हुआ होता है, एक पॉकेट क्या होता है? खाली होता है, एम्प्टी होता है। तो जब सोडियम यहाँ पर बाहर ज़्यादा है तो यहाँ पर जब स्टिमुलस मिलेगा नर्व को, तो फिर क्या है? इस सेल का पहले हमारे पास -90 से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पोटेंशियल जाएगा कहाँ तक? -70 तक। वो होता है, दूसरे चैनल्स होते हैं सोडियम या पोटेशियम, वो हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिव नहीं होते, वो उनको हम लीकी चैनल भी कह सकते हैं। तो उनके थ्रू सोडियम अंदर जाता है, तो माइनस आहिस्ता-आहिस्ता से सेल के अंदर जाता है, तो सेल का पोटेंशियल -90 से आहिस्ता-आहिस्ता -70 की तरफ आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस अंदर जा रहे हैं तो नेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी। जब -70 तक पहुंच गया तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो हैं ये ओपन हो जाएंगे। ये जब ओपन होंगे तो यहाँ से ये, क्योंकि बड़े चैनल्स होते हैं तो बाहर से सोडियम बहुत तेज़ी से हमारे पास इंटर होता है सेल के अंदर, और सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल्स प्रोड्यूस होंगे। -70 से इसका चार्ज चला जाएगा कहाँ तक? 0 तक या +10 तक, और इसको हम कह रहे होते हैं क्या? डीपोलराइजेशन। तो अब अगर हमारे पास क्या है? नॉर्मली एक कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 पॉजिटिव चार्ज होता है और सोडियम के ऊपर +1 होता है। तो ये कैल्शियम थोड़ा बहुत सोडियम को रिपल कर रहा होता है, ठीक है, नॉर्मली भी। लेकिन अगर क्या है? कैल्शियम हमारे पास डिक्रीज़ हो जाए ब्लड के अंदर, तो यहाँ पर भी डिक्रीज़ होगा। जब डिक्रीज़ होगा तो ये वाला कैल्शियम भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो दोनों पॉकेट हमारे पास अब एम्प्टी हैं, तो फिर क्या है? सोडियम क्या है? बहुत तेज़ी से एंटर होगा। पहले थोड़ी बहुत रिपल्जन थी, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो कैल्शियम सोडियम को रिपल कर रहा था, थोड़ा बहुत रिपल कर रहा था, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाना इतना भी ईजी नहीं था। लेकिन अब क्या है? कैल्शियम बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर भी। तो अब क्या होगा? कैल्शियम जब नहीं है तो सोडियम ईजिली हमारे पास एंटर होगा, क्योंकि रिपल्जन के लिए कैल्शियम नहीं है। तो हमारे पास नर्व की एक्साइटेबिलिटी इस तरह से इंक्रीज़ हो जाती है, और जब वो इंक्रीज़ हो जाती है तो नर्व जब एक्साइट होते हैं तो फिर क्या है? वो मसल की कंट्रक्शन काज करवाते हैं, मसल स्पाज्म काज करवाते हैं, उसको हम नाम देते हैं टेटानी।
उसके बाद है ड्यूरिंग ट्रेकेस्टोमी इंक्रीज ब्लीडिंग इज़ ड्यू टू इंजरी टू एंटीरियर जगुलर वेन। तो ट्रेकेस्टोमी के दौरान जो इंक्रीज ब्लीडिंग होती है वो एंटीरियर जगुलर वेन की इंजरी की वजह से। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व अराइजेज फ्रॉम विच फेरेंजियल आर्च। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व किस फेरेंजियल आर्च से डिराइव होते हैं? 6th फेरेंजियल आर्च से। और सुपीरियर लेरेंजियल नर्व अराइजेज फ्रॉम किस से? 4th फेरेंजियल आर्च से अराइज होता है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास है सर्जरी ऑफ लोअर पोल ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड का लोअर पोल होता है और अपर पोल भी होता है, अपर लोब भी होता है, लोअर लोब भी होता है। तो अब लोअर लोब की या लोअर पोल ऑफ थायराइड की जब सर्जरी करते हैं तो कौन सा नर्व डैमेज होने का खतरा होता है ड्यूरिंग लाइगेशन ऑफ इन्फीरियर थायराइड आर्टरी? तो वो होता है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ये कल भी मैंने पढ़ाया था बार बार कि जो लोअर पोल है या लोअर लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड है वहाँ पर जो आर्टरी होती है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होती है और नर्व जो होता है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो जब हम इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट कर रहे होंगे ड्यूरिंग लोअर लोब ऑफ द थायराइड सर्जरी तो फिर क्या होगा? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व हमारे पास हो सकता है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज हो सकता है। फिर है सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी हमारे पास किस चीज़ के साथ ट्रेवल कर रहा होगा? इंटरनल लेरेंजियल नर्व के साथ। और सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसके साथ ट्रेवल कर रहा होगा? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ। तो अगर सुपीरियर थायराइड आर्टरी को जब हम लाइगेट कर रहे होंगे तो उस वक्त किसके डैमेज होने का खतरा होता है, रिस्क होता है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व का। और सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी को जब लाइगेट कर रहे होंगे तो इसके साथ हमारे पास क्या है, किस चीज़ के रिस्क डैमेज का खतरा होता है? इंटरनल लेरेंजियल नर्व का, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के साथ फिर इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जा रहा होता है। थायराइड इज इन्वेस्टेड इन प्री ट्रेकियल फेशिया। प्री मीन्स बिफोर, ट्रेकिया मीन्स ट्रेकिया, ट्रेकिया के बिफोर, ट्रेकिया के सामने हमारे पास एक फेशिया होता है, इसको कहते हैं प्री ट्रेकियल फेशिया। तो उसके अंदर थायराइड हमारे पास कवर हुआ होता है, थायराइड को कवर किया होता है उसने। थायराइड मूव्स विद डिकल्टेशन एज इनक्लोज इन प्री ट्रेकियल फेशिया। तो जब भी हम स्वालोइंग करते हैं तो उसमें थायराइड भी मूव करता है क्योंकि वो इनक्लोज है प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर ना। फिर है इन्फेक्शन इन डीप इन्वेस्टिंग लेयर एंड प्री ट्रेकियल लेयर विल स्प्रेड टू एंटीरियर मीडियास्टाइनम। तो वो एंटीरियर मीडियास्टाइनम में जाएगा। डीप इन्वेस्टिंग लेयर में इन्फेक्शन अगर हो या फिर प्री ट्रेकियल लेयर में तो वो कहाँ पे जाएगा इन्फेक्शन? एंटीरियर मीडियास्टाइनम में। अब यहाँ पर एक बात याद रखें, एक होता है प्री ट्रेकियल और एक होता है प्री वर्टिब्रल लेयर। अगर प्री ट्रेकियल लेयर की बात करें तो उस वक्त इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का खतरा होता है एंटीरियर मीडियास्टाइनम में जाने का। और प्री वर्टिब्रल की अगर हम बात करें तो उसमें अगर इन्फेक्शन होगा या अब्सेस होगा या उसके पोस्टीरियर अब्सेस होगा तो वो फिर हमारे पास जाएगा इन्फेक्शन कहाँ पे? सुपीरियर मीडियास्टाइनम में। तो ये आपने याद रखना है। स्वेलिंग ऑन नेक विच मूव्स विद स्वालोइंग इन्फेक्शन इन प्री ट्रेकियल फेशिया। ये वही है कि नेक के अंदर हमारे पास स्वेलिंग है जो कि मूव करता है स्वालोइंग के साथ, तो इन्फेक्शन कहाँ पे है? प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर है। नी रिफ्लेक्स का रूट वैल्यू क्या है? L3 L4। एक्यूलिस रिफ्लेक्स का रूट वैल्यू क्या है? S1 S2। मतलब L3 L4 अगर डैमेज होंगे तो नी रिफ्लेक्स हमारे पास एब्सेंट होगा। एक्यूलिस रिफ्लेक्स, नी रिफ्लेक्स क्या है? L3 L4 अगर हमारे पास डैमेज होंगे तो नी रिफ्लेक्स, नी जर्क एब्सेंट होगा। एक्यूलिस रिफ्लेक्स अगर S1 S2 की वजह से होता है तो अगर वो S1 S2 डैमेज होंगे तो एक्यूलिस रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। पेटलर रिफ्लेक्स है यानी रिफ्लेक्स ऊपर हमने पढ़ा है क्या है? L3 L4 है। बाइसेप एंड ब्रेकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स जो होता है उसके लिए C5 C6 है और ट्राइसेप के लिए C7 C8। अब ये तमाम इनके वैल्यूज़, रूट वैल्यूज़ आपने याद रखने हैं क्योंकि ये MCQs में आ सकते हैं। क्रीमास्ट्रिक रिफ्लेक्स के लिए L1 L2 होता है। आल्सो रिमेंबर दिस, डिस्क लेवल हर्निएशन नॉट रूट वैल्यू। अच्छा, अभी हमने ऊपर पढ़ रहे थे रूट वैल्यू, मतलब कौन सा नर्व कौन सा रिफ्लेक्स काज करवा रहा है। अभी हम यहाँ पर क्या है पढ़ेंगे? डिस्क लेवल हर्निएशन, मतलब कौन सा डिस्क, कौन सा वर्टिब्रल बॉडी होता है और उसका डिस्क वो हर्निएट हो रहा है, उसकी वजह से फिर कौन से हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। अब देखें L4 L5, अगर हमारे पास जो L4 और L5 के दरमियान जो डिस्क होता है, ये अभी वर्टिब्रीज की बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे थे नर्व्स की, ठीक है। सर्वाइकल नर्व 5, सर्वाइकल नर्व 6 की बात कर रहे थे। यहाँ पर लंबर नर्व 3 और 4 है। ये तो लंबर नर्व 3 जो है L3 के L3 वर्टिब्री के लेवल पर नहीं होगा बल्कि अबव होता है, ऊपर होता है। तो अब हम लोग क्या है वर्टिब्रीज की बात कर रहे हैं। अब L4 L5 जो वर्टिब्रीज हैं तो उनके दरमियान हमारे पास जो डिस्क है अगर वो डैमेज होगा, कंप्रेस होगा तो क्या होगा? वीकनेस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन। जो डॉर्सीफ्लेक्शन होगा उसमें वीकनेस होगी। डॉर्सीफ्लेक्शन कैसे होती है कि डार्सल साइड ऑफ द फुट जो है, तो डार्सल साइड ऑफ द फुट हमारे पास हमें फेस कर रहा होता है, वेंट्रल साइड जो है वो ग्राउंड की तरफ फेस कर रहा होता है जब आप स्टैंड कर रहे होते हैं ना।
तो डार्सी फ्लेक्सर क्या करते हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ हमारे मतलब वो प्लांटर वाला एरिया ऊपर होगा और हमारे पास इस तरह से, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल फुट है, फुट का जो है ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये उसका डार्सल सरफेस है फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास जब ऐसे करेंगे ये डार्सी फ्लेक्शन है। तो डार्सी फ्लेक्शन में वीकनेस होगी जब L4 L5 में कंप्रेशन होगी डिस्क में। तो डिफ़िकल्टी इन हील वॉकिंग, तो हील वॉकिंग में हमारे पास डिफ़िकल्टी होगी। अच्छा, फिर आगे है, ये आपने सारे याद रखने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब L5S1, अब पहले हमने L4 L5 की बात की डिस्क की, अब L5S1 डिस्क में अगर हमारे पास क्या होगा, हर्निएटेड डिस्क होगा तो वीकनेस होगा प्लांटर फ्लेक्शन की। अब प्लांटर फ्लेक्शन हमारे पास क्या होती है, जब प्लांटर फ्लेक्शन इसको कहते हैं, जब आप इस तरह से, ये प्लांटर फ्लेक्शन है, ठीक है ना। तो प्लांटर फ्लेक्शन में डिफ़िकल्टी इन टो वॉकिंग, तो प्लांटर फ्लेक्शन में हमारे पास जब वीकनेस होगी तो टो के ऊपर आप इस तरह से वॉक नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। और उसमें हील के ऊपर, क्योंकि डार्सी फ्लेक्शन क्या है, वो हमारे पास हील के साथ उसका ताल्लुक है। तो अकेलीज रिफ्लेक्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, टो वॉकिंग में आपको क्या होगा, मसला होगा। फिर अभी सम पेपर एमसीक्यूज हैं। S1 नर्व अगर कंप्रेस होगा तो लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स या एंकल जर्क। अ वुमन डेवलप्ड शार्टिक नर्व कंप्रेशन एट L4 L5 वीकनेस ऑफ डार्सी फ्लेक्सर्स। तो जो शार्टिक नर्व है वो कंप्रेस हुआ है L4 L5 के ऊपर, तो वीकनेस होगी किसकी, डार्सी फ्लेक्सर्स की। डार्सी फ्लेक्सर जो मसल होते हैं वो वीक होंगे तो उसकी वजह से डार्सी फ्लेक्शन नहीं होगी फुट की। लंबर पेन होता है विथ लॉस ऑफ एंकल जर्क। अगर लंबर पेन है साथ में एंकल जर्क लॉस है या वीक है तो ये कंप्रेशन कहाँ पे है, S1 के ऊपर। नर्व सप्लाई ऑफ नी जर्क क्या है, L3 L4। ये सारे आपने रूट वैल्यू याद करने, ये रट्टी वाली चीज़ें ये आपने याद रखने होंगे। पर्सन पिक्ड हैवी वेट देन डेवलप्ड पोस्टीरियर थाई पेन। अब हैवी वेट उठाने की वजह से उसका पोस्टीरियर थाई जो है उसमें पेन है, लॉस ऑफ एंकल जर्क भी लॉस हो गया है, और लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन लेटरल साइड ऑफ फुट, और लेटरल साइड ऑफ फुट के ऊपर भी सेंसेशन लॉस हो गए हैं। तो क्या है, S1, क्योंकि लेटरल साइड ऑफ फुट को सेंसेशन को S1 कैरी कर रहा होता है, एंकल जर्क भी उसी का काम होता है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, ये शो कर रहे हैं कि S1 हमारे पास क्या है, उसमें मसला हुआ है। रिसेप्टर इन्वॉल्व इन विथड्रॉल रिफ्लेक्स है, वो नोसिसेप्टर है। विथड्रॉल रिफ्लेक्स में जो रिसेप्टर थे वो क्या है, नोसिसेप्टर हैं। और जो कल हमने पढ़ा था जो रिफ्लेक्स थे, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स था, उसमें भी नोसिसेप्टर थे रिसेप्टर। ब्रेन स्टेम नॉट फंक्शनिंग, विच फंक्शन इज स्टिल स्पेयर्ड है। ब्रेन स्टेम ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा तो कौन सा फंक्शन अभी तक भी स्पेयर होगा विथड्रॉल रिफ्लेक्स, क्योंकि विथड्रॉल रिफ्लेक्स क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ उसका ताल्लुक होता है। पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क कौन सा है, क्रीमास्ट्रिक रिफ्लेक्स। पॉली मीन्स ज़्यादा साइनेप्सिस है, मतलब ज़्यादा नर्व्स है ना, ज़्यादा नर्व्स हैं तो ज़्यादा साइनेप्स बन रहे हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क जो होता है जिसमें बहुत सारे नर्व्स हैं और बहुत सारे साइनेप्स बन रहे हैं, तो वो कौन सा रिफ्लेक्स है, क्रीमास्ट्रिक रिफ्लेक्स है। अच्छा, इन रिफ्लेक्स आर्क है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स आर्क में। अब रिफ्लेक्स आर्क का क्या मतलब है, मतलब वो नर्व्स जो कि ले जा रहे हैं इम्पल्स को सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक और वहाँ से वापस क्या है, इम्पल्स भेज रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अ पेशेंट वाज डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ कार्ड कंप्रेशन है, हिज लोअर लिम्ब रिफ्लेक्सेस एंकल एंड नी रिफ्लेक्सेस वर एग्जैजरेटेड है। तो कार्ड कंप्रेशन हुआ है एक पेशेंट का, तो उसके लोअर लिम्ब के जो रिफ्लेक्सेस हैं जैसे कि एंकल रिफ्लेक्स है या नी रिफ्लेक्स है वो एग्जैजरेट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाइसेप टेंडन रिफ्लेक्स जो है एब्सेंट हैं। तो वेयर इज़ कंप्रेशन कहाँ पे है, C5 एंड C6 के लेवल के ऊपर कंप्रेशन है, जिसकी वजह से C5 और C6 उसका लॉस हो गया है, और जो लोअर हमारे पास रिफ्लेक्सेस हैं वो एग्जैजरेट हो चुके हैं। तो ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, अपर मोटर न्यूरॉन के जो लीजन है ना उस तरह का लीजन है। नी जर्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ मोनोसाइनेप्टिक। अब नी जर्क क्या है, मोनोसाइनेप्टिक है। अच्छा, ये मुख्तलिफ उसमें आ सकता है, आपको एमसीक्यूज में दिया होगा कि नी जर्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, अगर ये दिया है तो इसको टिक करना है, या फिर इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स दिया होगा, या फिर मायोटेटिक रिफ्लेक्स दिया होगा, या फिर इसका रूट वैल्यू दिया होगा L4, या फिर L4 L5 दिया होगा। तो ये सारे ऑप्शन ठीक हैं, ठीक है, ये सारे हमारे पास नी जर्क के लिए हैं। और रिफ्लेक्सेस सारे इनवॉलेंट्री होते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। मोनोसाइनेप्टिक और रिफ्लेक्सेस कुछ मोनोसाइनेप्टिक होते हैं, कुछ पॉलीसाइनेप्टिक। पॉलीसाइनेप्टिक अभी हमने पढ़ा था, जैसे क्रीमास्ट्रिक रिफ्लेक्स था, लेकिन ये जो होता है मोनोसाइनेप्टिक होता है नी जर्क। और मायोटेटिक रिफ्लेक्स भी हमारे पास इसको कहते हैं। अब इंटरनल जगुलर वेन और सबक्लेवियन आर्टरी जब कंबाइन है, सबक्लेवियन वेन सॉरी इंटरनल जगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन जब आप इसमें कंबाइन होंगे तो फिर क्या बनता है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन। अब देखें, इंटरनल जगुलर वेन ऊपर से आ रहा है, नेक में पास कर रहा है, और सबक्लेवियन वेन आपको पता है
सब मीन्स बिलो, क्लेवियन मीन्स क्लेविकल के बिलो। ये वेन हमारे पास क्लेविकल के बिलो बन रहा होता है। तो ये दोनों वेन जब आप इसमें कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ब्रेकियोसेफलिक वेन बनाते हैं या ट्रंक बनाते हैं। रेट्रोमैंडिबुलर वेन, अब ये नाम से जाहिर है मैंडिबल के बिहाइंड, रेट्रो मीन्स बिहाइंड, बिहाइंड मैंडिबल, तो वो वेन जो मैंडिबल के बिहाइंड है उसको कहते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। वो बनता किस चीज़ से, बाय द यूनियन ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी वेन। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी वेन के कम्बिनेशन से जो वेन बनता है और बिहाइंड द मैंडिबल बन रहा होता है उसको कहते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। पोर्टल वेन इज यूजुअली फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड स्प्लेनिक वेन। पोर्टल वेन जो होता है जो कि हमारे पास जीआईटी से तमाम हमारे पास ब्लड को ले जा रहा होता है कहाँ पे, लिवर की तरफ। तो वो पोर्टल वेन बनता है दो वेन्स की कम्बिनेशन से, एक है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड दूसरा है स्प्लेनिक वेन। तो इनकी कम्बिनेशन से पोर्टल वेन बनता है जिसका पूरा नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन जॉइन टू फॉर्म पोर्टल वेन एट विच एनाटॉमिकल लेवल। तो ये हमारे पास दोनों कंबाइन होकर पोर्टल वेन तो बना रहे हैं, लेकिन किस लेवल पे बना रहे हैं, बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का जो नेक है उसके बिहाइंड हमारे पास ये दोनों वेन्स आपस में कंबाइन होकर पोर्टल वेन बनाते हैं। रिगार्डिंग, ये सारे एनाटॉमी के अभी एमसीक्यूज हैं, ये आपने याद रखने हैं। रिगार्डिंग इंटरनल जुगुलर वेन स्टार्ट्स फ्रॉम एयर लाब्यूल टू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये एयर लाब्यूल से स्टार्ट होता है और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो होता है वहाँ तक ये जाता है इंटरनल जुगुलर वेन, मतलब बिहाइंड द एयर। ये एयर के, ये फॉर एग्जांपल एयर है, लेफ्ट एयर है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होगा। तो इस तरह से लेटरल साइड से आ रहा है, मीडियल साइड ऑफ द बॉडी की तरफ आ रहा होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जहाँ पर हमारे पास स्टर्नम क्लेविकल के साथ बाइंड हो रहा होता है ना, वहाँ तक ही आता है। अच्छा, ट्यूमर कंप्रेसिंग एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड विच वेसल विल बी इंगाज्ड। अब जो ट्यूमर हमारे पास कंप्रेस करता है स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल के एंटीरियर सरफेस को, तो कौन सा वेसल हो, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा वेसल इंगाज्ड होगा। तो ये पूछना चाहते हैं असल में कि स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल के एंटीरियर सरफेस पे कौन सा वेन रन कर रहा होता है। तो वो होता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सिलरी वेन इज फॉर्म्ड बाय बेसिलिक वेन एंड वीना कमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल वेन्स। जो एक्सिलरी वेन होता है वो हमारे पास बेसिलिक वेन और वीना कमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल वेंस से बनता है। मतलब ब्रेकियल वेंस के जो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं उनको कहते हैं वीना कमिटेंट्स। तो वो हो गए, साथ में बेसिलिक वेन हो गया। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक्सिलरी वेन। और एक्सिलरी वेन एक्सिला में रन कर रहा होता है और ये बेसिलिक वेन और ये ब्रेकियल वेंस ये हमारे पास आर्म में रन कर रहे होते हैं और ये वहाँ पे नीचे जाके एक्सिला के करीब कंबाइन हो जाते हैं और एक्सिलरी वेन बनाते हैं। फिर है फेशिया इनक्लोजिंग मैसेटर मसल। मैसेटर मसल को जो फेशिया इनक्लोज करता है, मैसेटर मसल मेस्टिकेशन का एक मसल है ना, तो इसको कौन इनक्लोज कर रहा है, कौन सा फेशिया, उसको हम नाम दे रहे होते हैं डीप सर्वाइकल फेशिया। एक्सिलरी फेशिया डिराइव्ड फ्रॉम प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो अब देखें, हमने पहले पढ़ा था प्री ट्रेकियल फेशिया, उसमें थायराइड ग्लैंड क्या था, उसने थायराइड ग्लैंड को कवर किया हुआ था। तो अगर इन्फेक्शन था प्री ट्रेकियल फेशिया में तो उससे हमारे पास जा रहा था क्या, इन्फेक्शन एंटीरियर मीडियास्टाइनम में जा रहा था। अभी हम बात कर रहे हैं प्री वर्टिब्रल फेशिया की। तो एक्सिलरी फेशिया भी इसी की एक हमारे पास क्या है, डिराइव हुआ है प्री वर्टिब्रल फेशिया से। और इस प्री वर्टिब्रल फेशिया के अंदर अगर इन्फेक्शन होगा या इसके पोस्टीरियर अगर इन्फेक्शन होगा तो वो कहाँ पे स्प्रेड कर सकता है, सुपीरियर मीडियास्टाइनम में। ये आपने याद रखना है। तो पेरीनेफ्रिक फैट एंड किडनी इज इनक्लोज बाय जीरोटास फेशिया। किडनी को और किडनी के ऊपर जो फैट है उनको कवर किया होता है किसने, जीरोटास फेशिया ने। फिर ट्रामा टू वन किडनी, एक किडनी को ट्रामा हुआ है विदाउट परफोरेशन ऑफ जीरोटास फेशिया, लेकिन जीरोटास फेशिया की परफोरेशन नहीं हुई है तो ब्लड कोज कहाँ पे जाएगा, इन्फीरियरली पेल्विस के अंदर। प्री वर्टिब्रल फेशिया आपसे ड्रेन्स इनटू सुपीरियर मीडियास्टाइनम। देखें ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने याद रखना है। प्री वर्टिब्रल फेशिया का जो एब्सेस है वो ड्रेन करेगा सुपीरियर मीडियास्टाइनम में। इन्फेक्शन पोस्टीरियर टू प्री वर्टिब्रल फेशिया, और जो इन्फेक्शन होगा प्री वर्टिब्रल फेशिया के पोस्टीरियर वो भी ड्रेन करेगा किसमें, सुपीरियर मीडियास्टाइनम में। और अगर प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर एब्सेस की बात करें, एब्सेस की, तो वो कहाँ पे जाएगा, एंटीरियर मीडियास्टाइनम में। और प्री ट्रेकियल फेशिया के एंटीरियर हमारे पास यहाँ पर पोस्टीरियर ऑफ प्री वर्टिब्रल, वहाँ पर एंटीरियर ऑफ प्री ट्रेकियल फेशिया इन्फेक्शन। तो वो हमारे पास क्या है, एंटीरियर मीडियास्टाइनम में, यहाँ पर सुपीरियर मीडियास्टाइनम। तो एक्सिलरी शीथ हमारे पास सॉरी एक्सिलरी शीथ इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्री वर्टिब्रल फेशिया। इन क्लेवी पेक्टोरल फेशिया वेन प्रेजेंट इज सेफेलिक वेन। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया नाम से जाहिर है इसने क्लेविकल को कवर किया हुआ है और पेक्टोरल मसल्स वगैरह को।
तो ये जो फेशिया होता है इसमें कौन सा वेन प्रेजेंट होगा, सेफालिक वेन्स। रिगार्डिंग कैरोटिड शीथ जो कैरोटिड शीथ होता है उसके बारे में, कंटिन्यू इन्फीरियरली टू मर्ज विद एडवेंटिशिया ऑफ एरोटिक आर्च। तो कैरोटिड शीथ जब नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है तो नीचे जाके ये एडवेंटिशिया ऑफ एरोटिक आर्च के साथ मर्ज कर जाता है। अब पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायड। अब जो नेक है उसको हमने दो ट्रायंगल में डिवाइड किया हुआ है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर है। अब पोस्टीरियर ट्रायंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है, फिर कौन, इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायड। अब एंटीरियर ट्रायंगल में हमारे पास बाउंड्रीज हैं, उसके एंटीरियर बाउंड्री क्या है, फ्रंट ऑफ नेक है, ये मिड लाइन ऑफ नेक है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एंटीरियर बाउंड्री है उसका। और उसका पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल। अब स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल है उसका ये एंटीरियर बाउंड्री है, ये उसका पोस्टीरियर बाउंड्री है, ये उसका एंटीरियर बाउंड्री है। तो उसका जो एंटीरियर बाउंड्री होता है स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल का, वो बना रहा होता है किसका, एंटीरियर ट्रायंगल का पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा होता है। और एंटीरियर बॉर्डर कौन बना रहा होता है, ये मिड लाइन ऑफ द नेक है, ठीक है। मतलब ये है इसका एंटीरियर, मतलब ये हम पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ, ठीक है, और लेटरल से मीडियल की तरफ देख रहे हैं। तो ये हो गया। फिर सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है क्या, इस तरह से मैंडिबल। तो मैंडिबल का जो लोअर बॉर्डर है वो सुपीरियरली प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल है, और एंटीरियरली प्रेजेंट होता है मिड लाइन ऑफ नेक। तो ये बना रहा है क्या, एंटीरियर ट्राइंगल, ये एंटीरियर ट्राइंगल हो गया। और जो पोस्टीरियर ट्राइंगल है वो स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल के बिहाइंड होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई। अब फर्दर सब डिवीजन, इसको एंटीरियर ट्राइंगल को फिर मजीद हम डिवीजन, सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। एक होता है कैरोटिड ट्राइंगल, नाम से ज़ाहिर है इसमें कैरोटिड आर्टरीज होते हैं। फिर सब मेंटल ट्राइंगल जो कि मेंटल के नीचे होता है, जिसके अंदर सब मैंडिबुलर ग्लैंड वगैरह होते हैं। डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल है, फिर मस्कुलर ट्राइंगल है। इन चार ट्राइंगल में मजीद तकसीम करते हैं किसको, एंटीरियर ट्राइंगल को। तो इनके आपको नाम याद हो और सिर्फ इनके कंटेंट, कैरोटिड ट्राइंगल में कैरोटिड वो होता है, इसमें डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल में डाइगेस्ट्रिक मसल होता है, और मस्कुलर ट्राइंगल में भी कुछ कंटेंट्स होते हैं। तो ये आपके सिर्फ याद रखना है। अब पोस्टीरियर ट्राइंगल के बाउंड्रीज जो होते हैं उसका एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, वही पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल है ना सारा, इसका जो ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा होता है क्या, उस पोस्टीरियर ट्राइंगल के जो एंटीरियर बॉर्डर है वो कौन बना रहा है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल। तो स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल का पोस्टीरियर बॉर्डर वो बनाता है क्या, एंटीरियर रिलेशन ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल, या एंटीरियर बाउंड्री ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल। फिर उसके पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाता है पोस्टीरियर ट्राइंगल का, वो होता है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस। तो ये पीछे फिर ट्रेपेजियस मसल का एंटीरियर बॉर्डर जो होता है, ट्रेपेजियस मसल का एंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो पोस्टीरियर ट्राइंगल का पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होता है। और स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल का पोस्टीरियर जो बॉर्डर होता है वो बना रहा होता है एंटीरियर बाउंड्री ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल। और इन्फीरियरली क्या होता है, मिडल 1/3 ऑफ, नीचे हमारे पास क्लेविकल का मीडियल 1/3 होता है, ये मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल जो है ये बना रहा होता है क्या, इन्फीरियर। तो ये हो गया क्या, पोस्टीरियर ट्राइंगल। अब पोस्टीरियर ट्राइंगल के फिर कंटेंट हम पढ़ेंगे, उसके कंटेंट्स में क्या क्या होते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी होता है, ये आपने याद रखना है। सबक्लेवियन वेन होता है, एक्सटर्नल जगुलर वेन होता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, ब्रांचेज ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस होते हैं, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व। तो ये सारे आपने याद रखने हैं। नर्व डैमेज इन पोस्टीरियर ट्राइंगल, अब देखें ये पोस्टीरियर ट्राइंगल के कंटेंट है, यहाँ पर कौन सा नर्व प्रेजेंट है, स्पेशली स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व। तो ये डैमेज हो सकता है। पेशेंट वाज ऑपरेटेड फॉर एब्सेंस इन पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक एंड नाउ कंप्लेन्स दैट शी कैन नॉट कॉम्ब हर हेयर, मोस्ट लाइकली लीजन इन स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। देखें पेशेंट का हमने पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर अब्सेस था, उसको हमने ऑपरेट किया, तो अब क्या है वो अपने हेयर कॉम्ब नहीं कर सकता। तो कॉम्ब करने के लिए आपको क्या है, श्रगिंग ऑफ शोल्डर करना पड़ेगा। वो श्रगिंग ऑफ शोल्डर कौन करता है, ट्रेपेजियस मसल करता है। और ट्रेपेजियस मसल को कौन सा नर्व इनर्वेट कर रहा होता है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। तो पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक में स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व प्रेजेंट है, वो डैमेज हुआ है, उसकी वजह से ट्रेपेजियस मसल श्रगिंग ऑफ शोल्डर नहीं करेगा, और फिर पेशेंट कॉम्बिंग ऑफ हेयर नहीं कर सकेगा। तो कॉम्बिंग ऑफ हेयर कौन सा नर्व करवाता है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। तो अगर पोस्टीरियर ट्राइंगल में हमने एब्सेस को ड्रेन किया है, उसके बाद पेशेंट कॉम्ब नहीं कर सकता हेयर को, इसका मतलब स्पाइनल एक्सेसरी नर्व डैमेज हुआ है। और मसल का अगर पूछें तो ट्रेपेजियस मसल आप कहेंगे कि वो डैमेज हुआ है। बाउंड्रीज ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक क्या है, कवर्ड बाय इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। ये इस तरह से भी आता है, पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक का जो रूफ है
उसको क्या है, डीप सर्वाइकल फेशिया का इन्वेस्टिंग लेयर कवर कर रहा होता है। विच आर्टरी इज प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल। अब सब ऑक्सीपिटल जो ट्राइंगल होता है उसके फ्लोर में, अब ये सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल पर पोस्टीरियर ट्राइंगल का हमारे पास हिस्सा होता है। पोस्टीरियर ट्राइंगल भी दो मिलता है ना, एक सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल है, एक उससे आगे है। तो इन्फीरियर बली ऑफ होमो हयाट उसको तकसीम करा था ना। तो सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल के फ्लोर में वर्टिब्रल आर्टरी प्रेजेंट होता है। तो फंक्शन, और अगर वो पूछें कि सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल का फ्लोर जो है डैमेज हुआ है तो कौन सा आर्टरी डैमेज होगा, वर्टिब्रल आर्टरी। फंक्शन ऑफ जीनो हयाट, ये एक मसल है जीनो हयाट, इसका फंक्शन क्या है, हयाट मसल को एलिवेट करता है या फिर डिप्रेस करता है मैंडिबल को। एक्शन ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड, स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल का एक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ नेक इन अपोजिट डायरेक्शन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। मतलब अगर राइट साइड का जो स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल है वो हमारे पास क्या है, हेड को क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड की तरफ उसको फेस करवाएगा, हेड को और फेस को। और अगर रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस भी दे रहे हों फिर भी वो हमारे पास वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको मोड़ेगा, हेड को और फेस को। एंटीरियर बाउंड्री ऑफ लंबर ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ये है फिर लंबर ट्राइंगल। लंबर ट्राइंगल नीचे होता है, ठीक है, एब्डोमिनल एरियाज में, फ्लैंक एरिया में होता है। तो उस लंबर ट्राइंगल का जो एंटीरियर बॉर्डर है या बाउंड्री है वो कौन बना रहा होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। अच्छा, मसल ऑफ डिमार्केशन ऑफ नेक है। डीमार्केशन ऑफ नेक का जो मसल है वो मेनली कौन होता है, स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल होता है। वो अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आपने स्क्लेनी एंटीरियर लगाना है। लैंडमार्क मसल यूज टू पास सीवीपी लाइन। अब कौन से मसल को हम देखते हैं सीवीपी लाइन को पास करने के लिए, वो भी स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड लगाना है अगर ऑप्शन में होगा, अगर नहीं होगा तो फिर स्क्लेनी एंटीरियर। तो ये आज हमारा हो गया यहाँ तक। कुछ कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो रट्टे वाली चीज़ें थी, आपने रटने हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें लेक्चर्स को, और कमेंट्स भी कर लिया करें, और कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।